चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो चैप्टर जो 6 है उसके 4 पार्ट है, ABCD। आप वैसे 4 पार्ट कर सकते हो। तो जैसे पहला पार्ट उसमें सम्मन है जो 61 से 70 है। सेकंड पार्ट वारंट है। थर्ड पार्ट प्रोक्लेमिनेशन एंड अटैचमेंट है। फोर्थ पार्ट कुछ अदर रूल्स है। जिन्होंने एक बार CRPC पढ़ा उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये वीडियो, क्योंकि उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जिन्हें नहीं पढ़ा उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ की आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाए। ये मैं नोट्स की जो कॉपी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको राइट डाउन करते चले। अगर आप राइट डाउन नहीं करते हैं और आपने पढ़ा हुआ तो सिर्फ आप सुन लेंगे, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो सम्मन जो है 61 से 70 में दिया गया है, तो जैसे 61 में दिया गया है, एक बार टाइटल आप देख लीजिए। तो टाइटल यही है 61 में सम्मन का फॉर्मेट दिया गया है कि सम्मन किस टाइप से होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना। सम्मन के अंदर जैसे सम्मन के अंदर क्या हो सकता है, सम्मन के अंदर कोर्ट का नाम होगा, कोर्ट ऑफिसर के साइन होंगे, उसमें डेट एंड प्लेस दिया होगा, आपको कहाँ प्रेजेंट होना है, केस का नाम और टाइटल दिया हुआ होगा, ये सब चीज़ें। अब हाउ सर्विस, उसके बाद सर्विस कैसे की जाए, है ना। तो हाउ दी सर्विस मतलब कैसे आप उसको सर्विस करा सकते हो सम्मन की। ठीक है, तो वो बाई पोस्ट कराना है या वैसे कराना है, ये सब चीज़ें आप इसमें देखेंगे। उसके बाद में आप थर्ड है आपके पास में सोसाइटी और कॉरपोरेशन में सम्मन की जो सर्विस है वो कैसे होगी। अगर कोई इंसान नहीं मिलता है, तो घर पे नहीं मिलता है या ऑफिस में नहीं मिलता, जहाँ भी उसको सम्मन किया जा रहा है वो एड्रेस पे वो नहीं मिलता है, तो क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, उसके बाद चस्पा मतलब आप चिपका दो सम्मन को, कहाँ चिपका दो, गांव में चिपका दो, घर में चिपका दो, उसके ऑफिस पे चिपका दो, कैसी जगह है। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उनको सर्विस की सम्मन कैसे की जाएगी, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दी जाए। उसके बाद आउट ऑफ जुडिक्शन, अगर जुडिक्शन जैसे कि एक मजिस्ट्रेट का जुडिक्शन है, जैसे कि हरियाणा का मजिस्ट्रेट है, उसको राजस्थान में समनिंग करनी है तो कैसे करेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ सर्विस की सर्विस हो चुकी है सम्मन की, प्रूफ कैसे होगा कि या तो सम्मन ऑफिसर जिसने जो सर्विस करा के लेके आया उसको बुलाया जाए, है ना, या उसके पीछे साइन करवा के लेके आया, ये सब। और विटनेस मतलब किसी विटनेस को समनिंग करनी है तो वो कैसे करेगा, ये सब चीज़ें आप 61 में देख लेते हैं। वही बात है कि सबसे पहले कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर होगा, उसकी 2 कॉपी होंगी, और एक उस इंसान को स्पेसिफाइड टाइम और डेट और केस का नाम, ये सब चीज़ें उसमें दी हुई होंगी। अब जर्नली उसमें मैंने बताया कि सर्विस कैसे होगी। तो जर्नल इज गिवन टू द पुलिस ऑफिस फॉर सर्विस। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ दैट सर्विस डन बी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। किसी भी कोर्ट के ऑफिसर या पब्लिक ऑफिसर को दी जाएगी, वो सम्मन की सर्विस कराए, वो वहाँ पे पहुँचाए। कई बार ये दस्ती सम्मन भी जिसको बोलते हैं, करवा के लेके आते हैं। और उसके जो बैक साइड में है उसके आप 2 कॉपी रखिए, उसके दूसरी कॉपी के बैक साइड में आप एक कॉपी आप उसके सम्मन की उसको दे देंगे, और दूसरी कॉपी पे आप उसके साइन ले लेंगे जिसको आपने सम्मन दिया है। तो ये है 63 में, ये है सोसाइटी और कॉरपोरेशन में कैसे करेंगे आप सर्विस। तो वहाँ का जो सेक्रेटरी है, सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है, उसका लोकल मैनेजर है या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर है या जो भी हेड है कॉरपोरेशन का, आप उसके नाम से सम्मन भेज सकते हैं। कोर्ट उसके नाम से सम्मन करेगा और उसको ही सर्विस माना जाएगा कि वो हेड को मिल जाता है। और बाई रजिस्टर स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट करेगा, ठीक है, बाई डाक द्वारा। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर नहीं मिलता है तो क्या करे, कोई इंसान नहीं मिलता है तो उसके घर में उसकी पत्नी को, उसकी माता पिता, किसी को भी आप उसके घर में जो अडल्ट मेंबर है उसको आप दे सकते हो, है ना। हाँ, इसमें एक केस भी है, सर्वेंट इज नॉट द मेंबर। बिल्कुल माना गया कि जो नौकर है वो फैमिली का मेंबर नहीं माना जाएगा, इस पर्पज़ से कि सर्विस आप नौकर को दे के आगे समन और कह रहे हो कि सर्विस हो गई समन की, तो नहीं। तो उसके किसी एडल्ट मेल मेंबर को, है ना, एडल्ट मेल मेंबर को आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए 65 में, सर्विस ऑफ समन नोट द अबव मैनर देन द कॉपी शैल बी फिक्स्ड द कॉन्सिपियस पार्ट ऑफ द रेजिडेंट्स होम और कोर्ट शैल इंक्वायरी रिक्वायर्ड देन रीइश्यू द समन। अब वो सर्विस की नहीं हो रही, वो नहीं मिल रहा है, तो आप सम्मन को उसके घर के किसी ऐसी जगह पे चिपका सकते हो कि वो आए तो उसको वो देख ले, है ना। कोई ऐसा प्लेस जो ईजिली जैसे गेट पे चिपका सकते हो, ऐसी जगह जहाँ पे
ईजिली नज़र पड़ती हो। उसके बाद 66 है कि सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट को तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाम से समन इशू कर दीजिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेज दीजिए, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सर्विस हो जाती है तो समन की सर्विस मानी जाएगी। उसके बाद 67 में है कि आउट ऑफ जुडिक्शन होता है तो कैसे, तो दूसरी जो आउट ऑफ जुडिक्शन जिसकी जुडिक्शन में आप भेज रहे हो उसकी मजिस्ट्रेट को समनिंग कर दो कि वो सर्विस को इफेक्टेड करवाए, वो सर्विस करवाए, समन की तामील करवाए, तो वो हो जाएगा। उसके बाद आप समन बाय मजिस्ट्रेट और सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट देन अलोंग विद द कॉपी इज गिवन एफिडेविट विच शैल बी एडमिसिबल एंड कोर्ट शैल presume दैट इट इज़ ट्रू अनलेस कंट्री इज प्रोवाइड। तो 68 में ये है कि जब जो सर्विंग ऑफिसर है वो प्रेजेंट नहीं है तो उस समन की एक कॉपी है जिसके पीछे साइन वगैरह हुए रखे, तो वो आप पेश करो तो एविडेंस के तौर पे वो बिल्कुल कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। और सर्विस ऑफ समन वन विटनेस बाय पोस्ट, तो इसमें यही है कि आप विटनेस को समनिंग करेंगे, बाय पोस्ट कर दें, दस्ती समन भेज दें विटनेस के पास में, तो वो हो जाएगा। उसके बाद 70 से 81 आता है वारंट। तो वारंट ऑफ अरेस्ट आता है पार्ट जो भी है इसका। तो वारंट में सबसे पहले मैं वही कहूँगा फिर से 70 में वही है कि उसका फॉर्मेट क्या रहेगा वारंट का, है ना। और फॉर्मेट क्या रहेगा, वही रहेगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे उस पर डेट होगी, टाइम होगा, किस टाइम और डेट पे आपको प्रेजेंट होना है कोर्ट में, ठीक है। और ये सब चीज़ें। और 70 में ही वारंट और 70(2) में एक एप्लीकेशन लगती है कि उसको वारंट को जी कैंसिल किया जाए। और वारंट कब तक कैंसिल नहीं होता, जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये है। सॉरी, तो वारंट का दो ही है, कैंसिल तब तक नहीं होता जब तक या तो उसको जिस कोर्ट ने इशू किया कैंसिल कर दे और या फिर एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो 70 के क्लोज 2 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। 70 के क्लोज 2 में एक एप्लीकेशन लगती है वारंट को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। अब 71 में बेलेबल और नॉन बेलेबल दो वारंट है। बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल, किसी को भी ये क्रिमिनल ट्रायल में होते हैं, किसी को सबसे पहले बेलेबल वारंट किया जाता है, वो नहीं प्रेजेंट होता है तो उसके बाद में नॉन बेलेबल किया जाता है। और इसमें यही है कि स्पेसिफाइड टाइम में आपको कोर्ट में अटेंड होना कंपलसरी है, आप नहीं होते तो पुलिस वाले आपको उठा के लेके आते हैं। फिर 72 में है वारंट टू वूम डायरेक्टेड। वारंट किसको डायरेक्ट किया जाना चाहिए एग्जीक्यूट के लिए, तो पुलिस ऑफिसर को किया जाता है। और पुलिस ऑफिसर को एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को बिल्कुल ये डायरेक्ट किया जा सकता है। और दूसरा इसमें यह है व्हेन ए वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर और पर्सन देन वन इट में बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और बाय वन और मोर देम। तो ये एग्जीक्यूट एक भी वो जो एक से ज़्यादा को दिया गया है तो कोई भी उसमें से एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये जो चार्ट है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसमें ये कीवर्ड दिए गए हैं जैसे कि वारंट, फिर बेलेबल, पुलिस ऑफिसर पर, ये एक जो कीवर्ड है उससे पकड़ के आप पूरे उसको समझ सकते हैं, ठीक है। 70 में मैंने बता दिया कि वारंट में कब तक एक रहता है वारंट, जब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाता या उसको कैंसिल नहीं किया जाता। बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट में ये चीज़ें मैंने बता दी आपको। कोर्ट शैल गिव द डायरेक्शन टू पर्सन हु एग्जीक्यूटेड पर्सन ऑलरेडी गिव सिक्योरिटी दैट में। तो इसमें सिक्योरिटी क्या क्या हो सकती है, नंबर ऑफ सिक्योरिटी हो सकती है, अमाउंट हो सकती है, टाइम प्लेस ऑफ अपीयरेंस हो सकता है, ये सब चीज़ें इसमें होती है। और 73 में ये है कि वारंट में भी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, बिल्कुल वारंट किसी भी पर्सन को डायरेक्ट किया जा सकता है जो पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, मैं डायरेक्ट दी वारंट टू एनी पर्सन with any local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender of any person who is accused of non-bailable offense and is awaiting arrest। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस इसमें ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है कि एस्केप कन्विक्टेड हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, मतलब भगोड़ा हो और आदतन अपराधी हो, ठीक है। और बेलेबल ऑफेंस से कोई भी ऑफेंस का रखे तो उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट हो सकता है। 70 में
ये 74 हो गया। 74 में देखिए भी तो 74 में ये है वारंट डायरेक्टली टू द पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट किया जाता है वो एग्जीक्यूट करने के लिए अथोराइज है बिल्कुल। उसके बाद में 75 में नोटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द वारंट, तो ई शैल बी इन्फॉर्म द सब्सटेंस इफ रिक्वायर्ड शैल शो द वारंट। अगर इसमें सबसे पहले आप जितने वारंट आप जिसको अरेस्ट कर रहे हो उसको वारंट बिल्कुल दिखा सकते हो, जरूरत पड़े तो उसको वारंट दिखाइए। और 76 में कहा गया कि पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रोट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले, कि पर्सन को अरेस्टेड करते विदाउट डिले आप उसको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, यानी विद इन 24 आवर्स करेंगे, जैसे कि 57 में दिया गया है CRPC के ही चैप्टर 5 में कि विदाउट डिले आप 24 आवर्स में आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, है ना। तो और 77 में वारंट में भी एग्जीक्यूटेड, मतलब वारंट ए वारंट ऑफ अरेस्ट में भी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया, इंडिया में कहीं भी आप उसको एग्जीक्यूट हो सकता है। उसके बाद है एक क्वेश्चन बनता है हाउ वारंट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द जुरिक्शन, है ना। और यही 78 में दे रखा है कि वारंट फॉरवर्डेड द एग्जीक्यूशन आउटसाइड द जुरिक्शन। 79 में भी यही है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिक्शन, ठीक है। 78 79 में तो 78 में तो पोस्ट है और 79 में पुलिस ऑफिसर को ये किया गया है डायरेक्ट, और 79 में पोस्ट के द्वारा किसी मजिस्ट्रेट को किया गया है, ठीक है। तो कोर्ट कैन सेंड बाय द पोस्ट फॉलोइंग पर्सन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द जुरिक्शन और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस और कमिश्नर पुलिस, ठीक है। इनको इसमें बाई पोस्ट कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए कि सर आप एग्जीक्यूट करवाइए। और पुलिस ऑफिसर का क्या है, तो एनी पुलिस ऑफिसर शैल बी सेंट टू फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो एज सुन एज पॉसिबल पुलिस ऑफिसर मीट्स देम देन दे शैल इंडोर्स बाय द नेम, एज सुन एज इंडोर्समेंट देन ऑल पावर्स ऑफ द लोकल पुलिस शैल बी ऑब्टेन इफ पर्सन एग्जीक्यूटिंग हैज। अच्छा, वहाँ पे जाके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टेशन से जाके मिले और बात करें, वहाँ से जो वहाँ की लोकल पुलिस की जो जो अथोराइज और जो जो पावर्स है वो सब ऑब्टेन करें और उसके बाद वारंट को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो ये वारंट हो गया। वारंट में मैंने आपको बताया था कि वारंट में उसका फॉर्मेट क्या होगा, किसको डायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अरेस्ट करने के आपको उसको अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ सकता है। उसके बाद में आपको अरेस्ट आउटसाइड जुडिक्शन कैसे करें, 78 79 में ये सब हमने पढ़ा कि एक बाई पोस्ट से आप उसी मजिस्ट्रेट को भेज रहे हैं, एक पुलिस ऑफिसर वहाँ जाके पावर्स लेके फिर अरेस्ट कर रहा है। तो ये सब था वारंट में। अब आप आ जाइए प्रोक्लेमिनेशन में 82 में है प्रोक्लेमिनेशन, 83 में उसका अटैचमेंट। 82 में प्रोक्लेमिनेशन क्या है, प्रोक्लेमिनेशन वही है कि जो बार बार जो वारंट भेजे गए अवेलेबल नॉन अवेलेबल एग्जीक्यूट नहीं हुए, उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट भेज गया, अरेस्ट भी नहीं हुआ है, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया, वो प्रोक्लेमिनेशन होता है, ठीक। और इसकी ये जो अपीयरेंस डेट ऑफ द अपीयरेंस जो है ना, द डेट फॉर अपीयरेंस इन प्रोक्लेमेशन शैल बी नॉट लेस देन द 30 डेज फ्रॉम द प्रोक्लेमेशन। अगर PO डिक्लेयर कर दिया तो 30 दिन का, उसमें 30 दिन से कम का टाइम नहीं होगा। ये ज़्यादा हो सकता है कि 30 दिन के बाद वो आए और अपना पेश हो, ठीक है। तो और प्रोक्लेमेशन में क्या क्या है, तो इफ़ एनी विलेज और टाउन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, किसी भी और विलेज और गांव में आप वो पर्चा PO का पर्चा चिपका सकते हो जहाँ पे वो रहता है, पब्लिकली ईजिली उसको रीड कर सके, जैसे कि चौपाल में या बाहर गांव के बाहर। और एक कॉपी शैल बी फिक्स्ड एट कॉन्ट्रीज पार्ट ऑफ द हाउस, और एक उसके घर पे भेज दिया जाएगा और चेप दिया जाएगा। एक कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्ट एट द कोर्ट हाउस, एक कॉपी कोर्ट परिसर में चेप दी जाएगी। और कोर्ट कैन पब्लिश इन एनी न्यूज़पेपर, और कोर्ट किसी भी न्यूज़पेपर में ये पब्लिश कर सकता है कि इस इंसान को वारंट किया और समनिंग किया और ये नहीं आया, अब इसको PO डिक्लेयर कर दिया गया है। और वेयर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोक्लेमेशन बाय कोर्ट इट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, बिल्कुल ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि कोर्ट ने उसको PO डिक्लेयर किया है। और दैट ऑल द फॉर्मेलिटी आर कंपाइल्ड विद एंड इट वाज पब्लिश बाय द ऑन दैट डे, ठीक है। और ये सेक्शन 80 में, इंडियन एविडेंस के सेक्शन 80 में ये बिल्कुल प्रूफ रहेगा। और हुई दी प्रोक्लेम ऑफेंडर, तो 82 क्लॉज 4 में ये कहा गया कि सच पर्सन अगेंस्ट होम प्रोक्लेमेशन एंड फॉलोइंग दी ऑफेंस कमिटेड। कौन कौन से ऑफेंस है, 302 304 मर्डर है, कल्पेबल होमोसाइड है, 364 किडनैपिंग है, 367 382 392 रॉबरी, 400 402 436 439 ये बेल से रिलेटेड है, 436 439 459 और 460 नहीं 437 सॉरी बेल से रिलेटेड नहीं है। और ये रॉन्ग
कन्फाइनमेंट रेस्टोरेंट वाला जो चैप्टर है उसमें है, ऑफेंस है 459 ये ट्रेस पासिंग से, हाउस ट्रेस पासिंग से रिलेटेड है। और इसमें है कि जर्नल रूल क्या है। जर्नल रूल मैंने बताया अभी वही 30 डेज वाला है। और अभी इसमें व्हाट आर दोज द सर्कमस्टांसेस इन विच अलोंग द प्रोक्लेमेशन दिस अटैचमेंट, तो वेयर कोर्ट इज सेटिस्फाइड एफिडेविट ऑनर अदरवाइज पर्सन इज गोइंग टू डिस्पोज दी ऑफ द प्रॉपर्टी। और इसमें यही है कि 83 में यह अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, जो 82 की जो कार्रवाई जो पीओ की प्रोसीडिंग का स्टार्ट होती है उसमें किसी पर्सन को वो नहीं आता है तो फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो बाई सीजियर है, जैसे बाई अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है, बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग है, बाई टेकिंग पोजीशन है, बाई अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, तो कैसे ऐसे उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है। अब 84 में उसके बाद क्या होगा, जैसे अटैच किया उसके बाद क्या होगा, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। अब उस पर कोई क्लेम कर रहा है, कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, अटैचमेंट में क्या दिक्कतें आ रही क्या नहीं आ रही, वो पेश होके उसमें कर रहा है। उसके बाद में 85 में यही है कि रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ द अटैच प्रॉपर्टी। बिल्कुल अगर उसका क्लेम सही साबित होता है, उसका ऑब्जेक्शन अगर बिल्कुल सही अटैचमेंट के रिगार्डिंग कि जैसे सर ये प्रॉपर्टी तो भी इसको मैंने मेरी प्रॉपर्टी है या इसने मेरे को बेच रखी है, या कोई भी क्लेम या इसका हिस्सा ही नहीं आता, इसमें हमारा हिस्सा था, हम भाई हैं इसके, जो भी क्लेम और ऑब्जेक्शन रखते हैं 84 में, तो बिल्कुल अगर वो सही साबित होता है रिलीज कर दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी को, या सेल कर दिया जाएगा, या रेस्टोरेंट कर दिया जाएगा जो अटैच प्रॉपर्टी है उसको, बिल्कुल। और उसके खिलाफ अगर नहीं करते तो फिर आप अपील में भी जा सकते हो, यही बताया गया है 86 में। 87 में बताया गया कि इशू ऑफ वारंट इन लिeu ऑफ द एडिशन ऑफ सम्मन, जब सम्मन से पार नहीं पड़ रही, सम्मन के एडिशन में आप उसको कई बार सम्मन ट्रायल कब वारंट ट्रायल में बदल जाती है, ये भी क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सम्मन अगर नहीं हो पा रही तामील में तो फिर वारंट जारी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ अदर रूल्स है, वो यही थे कि वारंट को कब कब वारंट में चेंज किया जा सकता है। उसके बाद पावर टू टेक बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस की प्रेजेंट होने के लिए आप सिक्योरिटी बॉन्ड ले सकते जिसको बेल बॉन्ड बोलते हैं, तो कि भाई कंडीशंस वगैरह पे कि हम आएंगे हर डेट पे। उसके बाद अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस, अगर जो बॉन्ड आपने दिया है अपीयरेंस के लिए उसका आप ब्रीच कर देते तो आपको बिल्कुल दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। और 90 में है प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू सम्मन एंड वारंट ऑफ दिस अरेस्ट। ठीक है, यानी दी प्रोविजन कंटेन रिलेटिंग टू सम्मन और वारंट एंड दियर इश्यू सर्विस एंड एग्जीक्यूशन शेल so far as may be applied to every summon and every warrant of arrest issue under this code। ठीक है, तो ये था आपका सम्मन, वारंट, पीओ प्रोसीडिंग और अदर रूल्स, यानी चैप्टर जो 6 था, जो 60 स्टार्ट होकर 90 तक जाता है, 60 से 70 तक सम्मन है आपका, उसके बाद में आपका वारंट है। ठीक है, तो उसके बाद में पीओ प्रोसीडिंग है, उसके बाद में अदर रूल्स है। तो ये आपका हो चुका है।